हेलो दोस्तों, फिर से आपका एक बार निर्माण करेंगे इंस्टीट्यूट में स्वागत करते हैं। चलिए, बच्चे कहते हैं कि सर आप हिंदी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हिंदी की वर्णमाला नहीं आप वीडियो डाल रहे हैं। चलिए ठीक है, आज हिंदी वर्णमाला का वीडियो भी डाल देते हैं। देख लीजिएगा, आप हिंदी वर्णमाला एक नज़र में आपको पढ़ाएंगे। कितना मज़ेदार हिंदी वर्णमाला बता देंगे एक नज़र में। बहुत ज़्यादा नहीं, 10 से 20 मिनट का वीडियो रहेगा आपका, बहुत छोटा वीडियो है। देख लीजिएगा, क्लियर है कि वर्णमाला से क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे। चलिएगा, वर्णमाला देखिएगा, हिंदी की वर्णमाला में चलिए देखिएगा, वर्णमाला, वर्णमाला एक नजर में, वर्णमाला एक नजर में कैसे याद करना है ध्यान रखिएगा। किस तरीके से हमें लेके चलना है वर्णमाला एक नजर में। चलिए, वर्णमाला ध्यान रखिएगा। वर्णमाला देखिए, हमने लिखा पहले वर्ण। भैया वर्ण, वर्ण का मतलब होता है कि अक्षर। वर्णमाला, वर्णमाला की उत्पत्ति आपने सुना होगा कि आप एक नाम सुने होंगे, उनका नाम पाणिनि है। पाणिनि के अष्टाध्यायी में वर्णमाला के 14 महर्षि सूत्रों से वर्णमाला लिया गया। इसमें 42 प्रत्याहार हैं, उसी से वर्णमाला की उत्पत्ति होती है। वर्ण, वर्ण का मतलब होता है एक, वर्ण का मतलब होता है एक अक्षर। क्या होता है? एक अक्षर। वर्णमाला का मतलब होता है एक अक्षर वर्ण का, और इसमें जब प्लस लग जाए क्या माला, तो मतलब जब प्लस लग जाएगा वर्णमाला तो वर्णमाला का हो जाएगा अक्षरों का क्या, अक्षरों का गुच्छा, अक्षरों का गुच्छा। देखिएगा, वर्णमाला अक्षरों का गुच्छा। अब वर्णमाला को आता है, जब वर्ण के साथ प्लस लग जाए माला तो लिखा जाता है वर्णमाला। वर्णमाला देखिएगा, जब वर्ण लिखा गया तो एक वचन था, माला लग गया उसके साथ, तो वर्ण में बहुत से सारे अक्षर आ गए, तो वर्णमाला का अर्थ होता है ये वर्णमाला बहुवचन हो गया। यह वर्णमाला दो भागों में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया वर्णमाला। एक बांटा गया स्वर और एक बांटा गया व्यंजन। व्यंजन, इसको हिंदी में स्वर और व्यंजन कहते हैं। संस्कृत में इसको स्वर को क्या कहते हैं? अच कहते हैं, और व्यंजन को क्या कहते हैं? हल कहते हैं। क्या कहते हैं? हल कहते हैं। ध्यान रखिएगा, हल कहते हैं। ये स्वर और व्यंजन में दो भागों में बांटा गया। पूछा था वर्णमाला के कितने भाग हैं, तो भैया याद कर लीजिएगा कितने भाग हैं? दो भाग हैं वर्णमाला के, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। स्वर को अच कहा जाता है संस्कृत में, और व्यंजन को हल कहा जाता है संस्कृत में। अब पूछा जाता है कि स्वरों में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो मूलतः वर्ण कितने हैं स्वर में? 11, और व्यंजन में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? 36। ध्यान रखिएगा, कितनी है? 36। अब देखिएगा, वैसे इनमें 13 होते हैं और इसमें 39 होते हैं। इसमें 13, इसमें 39 होते हैं। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा टेक्निकल थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। चलिए, ये हो गया वर्णमाला के दो भाग। अब देखिए, पूछा था स्वर, स्वर किस आधार पे प्रयुक्त किया गया है और व्यंजन किस आधार पे प्रयुक्त किया गया है। स्वर देखिए, जिसमें जो
पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं उन्हें स्वर कहा जाता है। जिसमें मात्राओं को निहित किया गया है उसे स्वर कहा गया है, और जिसमें मात्रा निहित नहीं है, जो स्वर की सहायता से बोला जाता है उसे व्यंजन कहा जाता है। जो स्वर की सहायता से बोला जाता है उसे व्यंजन कहा जाता है, और जो स्वतंत्र होकर बोला जाए उसे स्वर कहा जाता है। लेकिन पूछा जाए मात्राओं को किसमें निहित किया गया है, तो स्वर में और व्यंजन में कोई मात्रा नहीं है। ध्यान रखिएगा, स्वर को मूलतः 3 भागों में विभाजित किया जाता है। कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला जो स्वर है वो है ह्रस्वर। कौन सा स्वर है? ह्रस्वर है। ह्रस्वर में वर्णों की संख्या कितनी है भैया? ह्रस्वर में वर्णों की संख्या 4 है। कौन कौन है? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। 4 वर्ण है भैया। किसमें? ह्रस्वर में। दूसरा है दीर्घ स्वर, ये पहला था, ये दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वरों में वर्णों की संख्या कितनी है? दीर्घ स्वरों में वर्णों की संख्या 7 है, जिसमें बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, आओ। कितनी है? 7 है। वर्णों की संख्या कितनी है? 7 है। इनका उच्चारण करने में 1 मिनट लगता है, इनका उच्चारण करने में उसका 2 गुना समय लगता है। इसके बाद आता है कौन सा स्वर? प्लुत स्वर आता है। उसके बाद आता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वरों में संख्या निर्धारित नहीं की जाती। प्लुत स्वर जिस वर्ण, जिस शब्द में अंग्रेजी के कैपिटल यस जिस शब्द में दिखाई पड़ जाए, समझ लेना कौन सा वर्ण है? प्लुत स्वर है। कौन सा स्वर है? प्लुत स्वर है। इसका उच्चारण करने में ये 1 मिनट लगा, ये 2 मिनट लगा, इसका 3 गुना समय लगता है। जिसका उच्चारण करने में वो प्लुत स्वर कहलाता है। जैसे इसमें आप बोलते हैं ओम, या ओम में कैपिटल तरीका दिखाई पड़ा ना, ये कैपिटल तरीके। तो ये कौन सा स्वर पूछा जाता है? तो ये प्लुत स्वर है, जिसका उच्चारण करने से जीभ लंबा खिंचता, जो स्वर लंबा खिंचता हो, चाहे जो खिंचता हुआ चला जाए उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जिनका उच्चारण करने में कम समय लगे उसे ह्रस्वर कहते हैं। जिसका उच्चारण से 2 गुना लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जिसका उच्चारण से अधिक लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। इनमें वर्णों की संख्या 4 होती है। इनमें 1 मात्रा निहित होता है, इनमें 2 मात्राएं निहित होती हैं, इनमें संख्या 7 होती है। इसमें कैपिटल तरीके वर्णमाला दिखाई पड़ेगा, इसे कहते हैं स्वर। ठीक, इसके बाद चलते हैं व्यंजन की तरफ। इसके बाद व्यंजन तरफ चलते हैं, देखते हैं। व्यंजन तरफ चलते हैं, देखिएगा। व्यंजन मूलतः, व्यंजन के कितने भाग हैं? व्यंजन के मूलतः कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। व्यंजन के मूलतः कितने भाग होते हैं? 3। और वैसे इनके पढ़ाए जाते हैं कितने? 5। वैसे कितने पढ़ाए जाते हैं? 5 पढ़ाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा। व्यंजन के मूलतः कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। 3 भागों में बांटा गया, पहला, दूसरा और तीसरा। 3 भागों में बांटा गया, ध्यान रखिएगा व्यंजन को। पहला है जो पाया जाता है स्पर्श व्यंजन। कौन सा व्यंजन है? स्पर्श। कौन सा व्यंजन है? स्पर्श। स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन। दूसरा है स्पर्श व्यंजन। देखिएगा, पहले स्पर्श व्यंजन के लिए लीजिएगा। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। और तीसरा है आपका ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। तीसरा है ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ये मूल है, ये मूल व्यंजन है। कितने होते हैं? 3। इसको नोट करते चलिएगा। इसके बाद 2 व्यंजन और आते हैं, इनको दोगुड़ी या उपक्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। दोगुड़ी
दोगुड़ी व्यंजन, दोगुड़ी व्यंजन में डा और ढा आते हैं, फिर आता है एक संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन आता है, ध्यान रखिएगा, संयुक्त व्यंजन आता है। देखिएगा ये मूलता है, इसके बाद उप पूछे जाए तो 5 होते हैं। अब स्पर्श व्यंजन देखिएगा, स्पर्श व्यंजन इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजनों में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। कितनी? 25। कहां से कहां तक? का से भैया मा तक, का से मा तक कितने होते हैं? का से मा तक, ध्यान रखिएगा। 25 वर्ण होते हैं। अंतस्थ में कितने वर्ण होते हैं? 4, या, रा, ला और वा होते हैं। इसके बाद उष में कितने होते हैं? 4 होते हैं भैया। उष में भी 4 होते हैं, बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा और हा, 4 होते हैं। दोगुड़ी में कितने होते हैं? 2 होते हैं, डा और ढा। और संयुक्त में कितने होते हैं? 4 होते हैं, छा, त्रिक, ज्ञा और स्रा। इसमें वर्णों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। इसमें 2 होती है, इसमें 4, इसमें 4, इसमें 25 वर्ण होते हैं, का से मा तक। या 25 वर्ण होते हैं का से मा तक, इसको ध्यान रखिएगा। का से मा तक 25 वर्ण होते हैं। अब देखिएगा, पहला देखिएगा स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन को भैया, स्पर्श व्यंजन को देखिएगा, स्पर्श व्यंजन को कितने? 5 वर्ग। कितने? 5 वर्ग। स्पर्श व्यंजन को 5 वर्ग तथा 2 भागों में बांटा जाता है। 2 भाग में बांटा जाता है। किसको? स्पर्श व्यंजन को। 5 वर्ग का देखिएगा, 5 वर्ग कैसे होता है? पहला होता है क वर्ग, दूसरा च वर्ग, तीसरा ट वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, फिर आता है त वर्ग, फिर आता है प वर्ग। देखिए 5 ये क्या है? वर्ग है। ये क्या है? ये वर्ग है। इनको वर्ग कहा जाता है। क्या कहता है? वर्ग कहा जाता है। ये 5 वर्ग है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये 5 वर्ग है। और 5 वर्ग, इसके बाद इनका उच्चारण स्थान निश्चित होता है। का उच्चारण स्थान, चा का उच्चारण स्थान, टा का उच्चारण स्थान, ता का उच्चारण स्थान, पा का उच्चारण स्थान। देखिएगा जो होता है इसमें, का उच्चारण स्थान कहां से होता है भैया? कंठ से होता है। और चा का उच्चारण स्थान कहां से होता है? ताल से होता है। और टा का उच्चारण स्थान कहां से होता है? मूर्धा से होता है। और ता का उच्चारण स्थान कहां से होता है? दंत से होता है। और पा का ओठ से होता है। ओठ से होता है। ये उच्चारण स्थान निश्चित होते हैं। अब का के अंतर्गत ध्यान रखिएगा, का के अंतर्गत कितने आते हैं? का के ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। का के अंतर्गत आते हैं जो अक्षर बताए जाते हैं। अक्षर देखिएगा, इसको बना लीजिएगा। इसको बना लीजिएगा। देखिएगा ऐसे बना लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देख लीजिएगा, इसमें का, इसमें खा, इसमें का, खा, गा, घा और अंगा। इसमें चा, छा, जा,
झा ञ, टा ठा डा ढा, इसके बाद क्या होता है ड़ा, क्या होता है ड़ा। फिर आता है इसमें ता में, तवर्ग में ता था दा धा और ना। फिर आता है पा फा बा भा मा, पा फा बा भा मा। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा किसी भी स्पर्श व्यंजन का किसी भी वर्ग का कौन सा अक्षर, पंचमाक्षर, पंचमाक्षर क्या कहलाता है, अनुनासिक कहलाता है। ध्यान रखिएगा, अनुनासिक कहलाता है किसी भी वर्ग का जिनका उच्चारण कहाँ से होता है, नाक से होता है। जैसे आपने बोला अणा, इसको क्या कहते हैं अणा, इसको या, इसको अणा, इसको ना, इसको मा, इस तरीके से बोला जाता है। अंगा, इसको अंगा या अणा ना मा, जिनका उच्चारण नाक से होता है, जिनकी उच्चारण करते समय हवा कहाँ से निकलती है, नाक से निकलती है, उनको अनुनासिक वर्ग कहते हैं। और किसी भी वर्ग, देखिएगा स्पर्श व्यंजन के किसी भी वर्ग का पंचमा अक्षर अनुनासिक कहलाता है। इसका उच्चारण करते समय कंठ का मतलब ये होता है गला, कंठ से होता है। कवर का उच्चारण कंठ से होता है, चरण का उच्चारण ताल से होता है। जब हम बोलते हैं चा, देखिए जीभ जाकर तालू में टच करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, तालू कहते हैं। इसके बाद टवर मुर्दा, मतलब ध्यान रखिएगा ये होता है ताल। ताल के एक झटके से जब अगले हिस्से को क्या जीभ टच करती है तो इसको कहा जाता है क्या, मूर्धा भैया। तो क्या कहता है मूर्धा। और मूर्धा टावर के जितने भी वर्ण होते हैं कहाँ से होते हैं, मूर्धा से होते हैं। फिर आता है तवर, तवर दंत, मतलब जब जीभ जाकर दंत की क्रियाओं को स्पर्श करना शुरू कर दे, जीभ यहाँ टच करना शुरू कर दे, उसे दंत कहते हैं। और तवर का जितना भी अक्षर होता है उनका उच्चारण तवर दंत से होता है। पावर मतलब बोलने पर ओंठ गोल सा बन जाए, उसे ओंठ कहते हैं। पा फा बा भा मा, इस तरीके से इनका उच्चारण होता है पावर से। और देखिएगा इनको हमने बताया 5 वर्ग में, 1 2 3 4 5 वर्ग में बांटा गया। लेकिन इनको हमने 2 भाग बताया, 2 भाग। एक होता है घोषत्व, क्या होता है घोषत्व, और एक होता है प्राणत्व। घोषत्व में 2 आते हैं, एक आता है अघोष, ध्यान रखिएगा, एक आता है एक होता है घोषत्व और एक होता है प्राणत्व। 2 होते हैं, घोषत्व और प्राणत्व 2 होते हैं। अब देखिएगा 2 भाग में बताया था आपको, इसके भी 2 पार्ट होते हैं। एक होता है अघोष और एक होता है सघोष, ध्यान रखिएगा। और एक होता है अल्पप्राण और एक होता है महाप्राण, महाप्राण। देखिएगा अघोष, अघोष में अगला 2 अक्षर, देखिएगा अघोष में अगला 2 अक्षर कौन कौन सा आता है, का और खा। अघोष होते हैं बचाते, गा और घा और अंगा, ये 3 क्या होते हैं, सघोष होते हैं। किसी भी वर्ग का, चाहे वो कंठ हो, चाहे तालव्य हो, चाहे मूर्धा हो, चाहे दंत हो, चाहे ओट्स हो, किसी भी वर्ग का पहला 2 अक्षर क्या कहलाता है, अघोष। इसको 12 पढ़ा जाता है। और बचा 3 अक्षर क्या कहलाता है, सघोष, मतलब इसको पढ़ा जाता है 345। तो तीसरा, चौथा और 5वां अक्षर क्या होता है भैया, सघोष। और घोषत्व किसकी पर्यायवाची होती है, ये होती है वाइब्रेट, मतलब कंपन की, जिसका उच्चारण करते समय जीभ पर या हमारे मुख में अधिक कंपन हो उन्हें सघोष कहते हैं, और जिनका उच्चारण करते समय कम हो उसे अघोष कहते हैं। मतलब कम कंपन अघोष, ज्यादा कंपन सघोष। जिनका उच्चारण करते समय मुख से कम हवा निकलती है, क्योंकि प्राणत्व किसकी पर्यायवाची होती है,
वायु की पर्यायवाची होती है। तो जैसे जब मुख से कम हवा निकले तो उसे अल्प प्राण कहते हैं। अल्प प्राण याद करिएगा 135, मतलब किसी वर्ग का पहला, मतलब का, फिर गा, फिर अंगा, किसी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर अल्प प्राण कहलाता है। बचा कौन सा? चौथा और दूसरा और चौथा। बचा दूसरा और चौथा, ये क्या कहलाता है? महाप्राण। तो 24 याद करिएगा, जिससे इसमें बचा क्या? खा और घा, ये दोनों क्या कहलाता है? महाप्राण। किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर घोष, बचा तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर सघोष। किसी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर क्या कहलाता है? वो कहलाता है क्या? अल्प प्राण, और दूसरा और चौथा महाप्राण कहलाता है। इसी के आधार पे स्पर्श व्यंजन आपका क्या होता है? फिनिश हो जाता है। फिर दूसरा आपको हमने बताया था, दूसरा व्यंजन ध्यान रखिएगा, दूसरा व्यंजन हमने आपको बताया था टेक्निकल टीम, दूसरा हमने आपको बताया था अंतस्थ व्यंजन। देखिएगा, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन बताया था हमने आपका अंतस्थ व्यंजन। अब देखिएगा, एक हमने स्पर्श आपको बता दिया, स्पर्श, इसके बाद दूसरा अंतस्थ आता है। अंतस्थ व्यंजन देखिए भैया, अंतस्थ व्यंजन को दो, अंतस्थ का मतलब क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन को दो भागों में बांटा जाता है। अंतस्थ मतलब बीच में स्थित होना, अंत का मतलब ना पीछे ना आगे, मतलब स्थित मतलब बीच में स्थित होना। अंतस्थ व्यंजन को दो भागों में बांटा जाता है। अंतस्थ व्यंजन को भैया दो भागों में बांटा जाता है, ध्यान रखिएगा। अंतस्थ व्यंजन को कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने भाग बांटे हैं? 2। वीडियो लंबी ना होने पाए, जल्दी से शेयर करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा। अंतस्थ व्यंजन को दो भागों में बांटा जाता है। एक है आपका अंतस्थ व्यंजन, देखिएगा, दो भागों में नहीं, 3 भागों में बांटा जाता है। अंतस्थ व्यंजन को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला होता है, देखिएगा, पहला अर्धस्वर, दूसरा होता है लुंठित, तीसरा होता है पार्वशिक। 3 होता है, 3 भागों में बांटा जाता है। अर्धस्वर में पहला और आखिरी या और वा को अर्धस्वर, ना तो ये स्वर है ना तो व्यंजन, इनको स्वर में रखा जाता है, इसलिए अर्धस्वर कहलाता है। दूसरा लुंठित, जिनका उच्चारण करते समय जीभ पे हवा लुढ़क कर, देखिएगा, इस कारण से इसको लुंठित कहा जाता है। और तीसरा पार्वशिक, इनका उच्चारण करते समय जीभ पर हवा कैसे, मतलब पार्वशिक मतलब पड़ोसी, मतलब इनका उच्चारण करते समय हवा ऐसी स्थान से निकल जाए आपको पता ना चले, मुख से, जैसे ला, पता चला नहीं चला, इसलिए पारा से मतलब पड़ोस से, हवा पड़ोस से चला जाए उसे ला कहते हैं। तो इसको 3 भागों में बांटा गया, किसको? अंतस्थ व्यंजन को। अंतस्थ व्यंजन को 3 भागों में बांटा गया। एक है अर्धस्वर, अर्धस्वर में या वा को रखा गया, लुंठित में रा को रखा गया, और पारसिक में ला को रखा गया। बचा दोगुड़ी व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन को संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। संघर्षी व्यंजन का मतलब होता है जिनका उच्चारण करते समय जीभ पर हवा घिसक कर निकलता है, ऊष्मा उत्पन्न करता है, उसे संघर्षी व्यंजन कहते हैं। सा और हा। इसके बाद आता है दोगुड़ी व्यंजन। दोगुड़ी व्यंजन को उत्क्षिप्त व्यंजन, इनको वर्णमाला में बाद में जोड़ा गया, इसलिए उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाता है। डा और ढा उत्क्षिप्त व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद संयुक्त व्यंजन, 1 मिनट लगेगा। संयुक्त व्यंजन देख लीजिएगा। संयुक्त व्यंजन का मतलब क्या होता है? यही एक व्यंजन है जिसका उच्चारण स्थान निश्चित नहीं है। ध्यान दीजिएगा कैसे, इसको ध्यान रखिएगा आपको कैसे। उत्क्षिप्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में ध्यान से एक बात देख लीजिएगा, संयुक्त व्यंजन किस आधार चलता है। जैसे संयुक्त में कितने हैं? 4 हैं। जैसे एक है छा। संयुक्त का मतलब होता है 2 चीज से जुड़ा हुआ, तो संयुक्त में छा, का प्लस खट्टी सा से क्या बनता है? छा बनता है। ये संयुक्त हुआ, इसका उच्चारण स्थान नहीं होगा क्योंकि 2 वर्णों से मिला हुआ है। फिर आता है दूसरा त्रा। त्रा का कैसे मेल होता है? त्रा देखिएगा, त्रा प्लस
रास, क्या बनता है? त्रा। फिर आता है नेक्स्ट, त्रा के बाद आता है आपका ज्ञा। ज्ञा का उच्चारण कैसे कैसे बनता है? जा प्लस ज्ञा से क्या बनता है? क्या बनता है? ज्ञा बनता है। फिर आता है स्रा। स्रा सा प्लस रा से बनता है, ये क्या बनता है? स्रा। ध्यान रखिएगा, क्या बनता है? स्रा बनता है। सा प्लस रा से स्रा बनता है। ठीक, तो आपका वर्णमाला एक नजर में समाप्त होगा। निर्माण कार्य शुरू में आपका क्या कहते हैं, हार्दिक स्वागत रहेगा हमेशा। और देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिएगा। हमने आपको बताया कि वर्णमाला के कितने भाग होते हैं और किस तरीके से होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, और नोट कर लीजिएगा वीडियो को और लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा। नेक्स्ट आपको इसके बाद वर्णमाला के बाद आपको पढ़ाएंगे क्या? शब्द बताएंगे। शब्द के लिए कल नेक्स्ट वीडियो में आप देखते रहिएगा। धन्यवाद।